मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, मेरे को सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। यानी कि आपने मान लो आपने 100 क्वेश्चन करे, उन 100 क्वेश्चन में से 20 आपके डाउट है, तो वो 20 क्वेश्चन आपको इस टाइम पे करने हैं। स्टडी विद मी सेशन से रिलेटेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ तनीषा त्यागी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको एक चैलेंज दिया था 14 डेज़ का। मैंने उसमें मतलब आपको 3-4 टारगेट दिए थे कि आपको वो चीज़ें फॉलो करनी है, और जब आपका 14 डेज चैलेंज कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे अपलोड करूँगी। मतलब ये रहा आप लोगों का वो जो पूरा शेड्यूल मैंने इस तरह से बनाया है। इसमें क्या है कि मैंने पहले आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराया है अप्रोक्स दिसंबर एंड तक, और फिर उसके बाद मैंने आपको रिवीजन का भी टाइम दिया, और उसके बाद मॉक टेस्ट के लिए अलग से एक टाइम टेबल वे में मैंने यहाँ पे बना रखा है। पूरा स्केड्यूल मैंने बनाया है। तो मैंने आप लोगों से सिर्फ इतना कहा था कि मैं जितना आपको बताती हूँ आप बस उतना फॉलो करना। पता है अभी मैं भी कॉलेज में आई हूँ, तो अभी मेरे लिए भी एकदम नया एक्सपोजर है, नया एक्सपीरियंस है। इस वजह से मेरे को भी अभी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पे। आई मीन हॉस्टल में रह रहे हैं, कुछ कुछ ग्लिचेस भी आ रही हैं। हाँ, वो सोल्व हो जा रही हैं थोड़े टाइम बाद, बट स्टिल एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाता है। इस वजह से मैं काफ़ी टाइम से ऐसे वीडियो भी नहीं बना रही थी, और काफ़ी गैप हो चुका था। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब से रेगुलर रहूँ यूट्यूब पे। मैं हर 2 या 3 दिन के गैप में आप लोग जिस भी डाउट को बताते हो उस चीज़ पे कोई वीडियो बनाऊँ, या फिर मैं अपने एमबीबीएस व्लॉग सब स्टार्ट करने वाली हूँ 2-3 दिन में प्रॉपर। आपसे मैंने आपके सिलेबस बनाया है ना, पूरा शेड्यूल। उसमें ये है कि मैंने स्टार्टिंग में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया, और उसके बाद मैंने आपको कम से कम 15 से 20 दिन दिए हैं जिसमें आपको सिर्फ अपना रिवीजन करना है। तो वो 15 से 20 दिन में से आप एक एक 2-2 दिन थोड़ा थोड़ा हटा सकते हैं, इनकेस अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो। अदरवाइज मैंने तो अपने हिसाब से थोड़ा सही ही बनाया है आपका शेड्यूल। तो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी आपका पहला चैलेंज पहले ये था कि आपको फ़ोन नहीं चलाना है, वही आपको कंटिन्यू रखना है। अब आने वाले 14 दिन में आपको वही चीज़ कंटिन्यू रखनी है। पता है ऐसा होता है कि किसी चीज़ की शुरुआत करना तो आसान होता है, बट उस चीज़ को कंटिन्यू करना और उस चीज़ में कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना, ये चीज़ें थोड़ा मुश्किल होती हैं। थोड़ा नहीं, आई मीन यही मेन प्रॉब्लम होती है। स्टार्ट तो हम कर देते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ हमें करनी है, बट हम उस चीज़ में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो वो जो फ़ोन वाला मैंने आपको टारगेट दिया था कि आपको अपना फ़ोन अपनी पढ़ाई के अलावा मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाफ एन आवर के लिए यूज़ करना है, उसके अलावा आपको नहीं करना है यूज़। और इनकेस आपको लगता है कि आप खुद से नहीं रोक पा रहे हैं खुद को कि फ़ोन यूज़ करने से मैं कैसे खुद को रोकूँ, तो आप उस फ़ोन को अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं। उससे अच्छा सोल्यूशन कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स उस चीज़ को समझते हैं कि हाँ भाई ये टाइम पास करने वाला है, इस वजह से इसने मेरे को अपना फ़ोन दिया है, तो फिर वो उस फ़ोन को वापस नहीं करते हैं जब तक आप पढ़ने ना बैठो दोबारा। तो इस चीज़ को आपको कंटिन्यू रखना है आने वाले और 14 डेज तक। बिकॉज ऐसा होता है कि अभी 14 दिन आपने उस चीज़ को फॉलो किया, आप जब नेक्स्ट 14 डेज भी उस चीज़ से फॉलो करोगे तो फिर आपको खुद हैबिट पड़ जाएगी। फिर आपको लगेगा ही नहीं कि फ़ोन एग्जिस्ट भी करता है। फिर आपको ऐसा हो जाएगा कि हाँ भाई मेरे को सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, फ़ोन वोन कुछ नहीं है। फ़ोन का आपका डिस्ट्रैक्शन ही हट जाएगा। तो जैसे मैंने आपको फ़ोन के लिए बोला, और दूसरी चीज़ मैंने ये बोली थी कि आप जिस भी टाइम पे मॉर्निंग में उठते हैं आप कोशिश करना कि आप उससे हमेशा 10 मिनट पहले उठें। और वो चीज़ अलग है कि आप ऑलरेडी मॉर्निंग बर्ड है, तो कि आप 4 या 5 बजे उठ जाते हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। बट इनकेस अगर आप थोड़ा लेट उठते हैं तो आप कोशिश करो कि आप मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठें। बिकॉज ऐसा होता है कि इवनिंग में हमारी ब्रेन की कैप्चरिंग कैपेसिटी जो होती है वो थोड़ा कम होती है। ऐसा मतलब स्टडीज़ ने भी प्रूव करा है इस चीज़ को। तो इन दोनों हैबिट को आपको आगे तक के लिए, यानी कि आने वाले 14 डेज तक कंटिन्यू रखना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्चुअल वीडियो, यानी कि 14 डेज का जो एक्चुअल में जो स्केड्यूल वाला जो चैलेंज है, ठीक है। तो फिजिक्स में हमने वर्क एनर्जी पावर तक अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था। यूनिट एंड डायमेंशन हो गया था हमारा, फिर मोशन इन 1 dB, मोशन इन 2 dB, और लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, और साथ में वर्क एनर्जी पावर भी, और सभी के रिवीजन के लिए भी टाइम हमें मिल चुका था। अब हमारे नेक्स्ट 14 डेज में पहला चैप्टर जो हमें कवर करना है वो होने वाला है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, मतलब मुझे पता है कि लास्ट ईयर उससे कुछ टॉपिक हट चुके हैं, बट स्टिल उसे समझने में थोड़ा टाइम हमें ज़्यादा चाहिए होता है। तो रोटेशनल मोशन को हम पूरे देने वाले हैं 3 दिन। 3 दिन इनफ है उसे करने के लिए। अगर आपको देखो ऐसे टाइम लगाना ही है, कैसे आपको 3 से ज़्यादा दिन चाहिए, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। लेक्चर देखने में ज़्यादा टाइम लगाने से अच्छा होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम लगाना। तो आप इस चीज़ को प्रायोरिटी देकर चलना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको इस चीज़ को याद रखना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
इनकेस अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करके अगर आप लेक्चर देखने में और नोट्स बनाने में ही टाइम निकाल रहे हो तो उस चीज़ का आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से होगा। तो इन चीज़ों में ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो रोटेशनल मोशन को हम देते हैं प्रॉपर 3 दिन। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में क्या होता है कि ग्रेविटेशन में अभी आप कोशिश करना कि आप अभी उसमें फॉर्मूला को पूरा याद रखो, क्योंकि ग्रेविटेशन वाले ही सेम फॉर्मूला अभी इलेक्ट्रोस्टेट्स में आएंगे और उसमें हम उसे पूरा टाइम देंगे, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टेट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभार एंड उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं। तो जब आप इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ोगे तो आपको खुद लगेगा कि आपका ग्रेविटेशन का भी रिवीजन हो रहा है। ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा चैप्टर है और उसके क्वेश्चंस भी थोड़े इजी लेवल के आते हैं, बट इलेक्ट्रोस्टेट के तो नहीं आते। इलेक्ट्रोस्टेट से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसकी हम बात बाद में करेंगे। मेरे को एक चीज़ याद आई है, कुछ लोगों ने बोला था कि मैं पहले 12th के चैप्टर्स भी साथ साथ रखूं, तो वो चीज़ पता है मैं इसलिए नहीं कर रही बिकॉज अभी हम थोड़ा ऐसे सिस्टमिक वे में चलेंगे। तो अभी इनकेस अगर आप कोई टेस्ट सीरीज भी फॉलो कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, उसमें सिस्टमिक वे में चलता है सिलेबस कि हाँ भाई पहले हमने 11th कंप्लीट की, फिर 12th कंप्लीट की। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, 11th को पहले इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि 11th के बेसिक्स के ही बेसिस पे हमें अपनी 12th सॉल्व करनी होती है। तो इस चीज़ को दिमाग में रख के इस मोटिवेशन से कि हाँ भाई हमारी जब 11th कंप्लीट होगी तब हमें 12th कंप्लीट करने में थोड़ा इजी रहेगा। इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रख के चलोगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा उसे फॉलो करने में। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे उसमें फॉर्मूला है। उसमें लास्ट में जो सरफेस टेंशन वाला पार्ट है वो अलग से काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स ओवरऑल मुझे एक बहुत बड़ा चैप्टर लगता है। इसे हम देने वाले हैं टोटल 3 दिन। अब मैं समझती हूँ इस चीज़ को कि हाँ भाई 3 दिन इसके लिए इनफ नहीं है, बट अभी हम 3 दिन दे रहे हैं जिसमें कि आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि अभी आप अच्छे से चैप्टर को समझें। क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स जितने तरीके से किया था, मैंने एक चीज़ समझी थी कि इस चैप्टर को पढ़ो पहले, फिर थोड़ा गैप लो, फिर इस चैप्टर का रिवीजन करो, देन उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करो प्रॉपरली। मतलब लेक्चर में जो टीचर क्वेश्चंस करा रहे हैं उन्हें तो तुम करो, बट एक बार उस चैप्टर का और रिवीजन होना चाहिए कंप्लीट होने के बाद, और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस हमें सोल्व करने चाहिए। क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स से जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो थोड़ा मिक्स होके आते हैं कि हाँ भाई वो वाला पार्ट भी और ये भी और वो भी, तो ऐसे 3-4 पार्ट मिक्स होके एक क्वेश्चन बन गया। इस तरह के क्वेश्चंस भी उसमें आ जाते हैं। तो उस चीज़ के बेसिस पे मैं यही प्रेफर करूंगी कि अभी ये जो मैंने आपको 3 दिन दिए हैं, इन 3 दिन में आप फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर लो, अच्छे से क्वेश्चन करो जो भी टीचर्स ने आपको दिए हैं। डीपीपी आप सोल्व कर सकते हो, बट जो प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो कि आप किसी भी मॉड्यूल से करोगे या फिर प्रॉपर एक क्वेश्चन बुक से करोगे, उस चीज़ के लिए अभी आपको मैं बाद में रिवीजन का टाइम दूंगी, आपको वो उसमें करना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक इजी चैप्टर है और ये आपका फिजिक्स में भी आता है, आपका केमिस्ट्री में भी आता है, और ये थोड़ा इजीली समझ भी आ जाता है। तो इस चैप्टर को हम देंगे 2 दिन। इससे नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है केटीजी यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ये चैप्टर तो बहुत इजी है, मतलब इस चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं ऐसा करने के लिए। और ये चैप्टर भी मतलब शायद अब केमिस्ट्री से वो चैप्टर हट चुका है स्टेट्स ऑफ मैटर, बट ये उससे रिलेट करता था ये चैप्टर, बट अभी वो केमिस्ट्री वाला तो हट चुका है। बट केटीजी एक इजी चैप्टर है, इजी कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छा चैप्टर है, और इसे तो शायद आप वन शॉट से देख सकते हो अलग पांडे सर की उम्मीद बैच की, क्योंकि उन्होंने जितना उसमें पढ़ाया उससे बाहर तो बिल्कुल भी केटीजी में कुछ नहीं आता। तो इस चैप्टर को हम सिर्फ एक दिन देंगे क्योंकि ये 3-4 घंटे के वन शॉट में पूरा कवर हो जाता है। और क्वेश्चंस की जो नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी ज़्यादा वैरायटी नहीं है, इनसे सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस एक दिन में आराम से प्रिपेयर हो सकते हैं। अब हमने पूरे 11 दिन अपने आप को दिए हैं कि हाँ भाई इनमें हमें अपने चैप्टर को प्रिपेयर करना है। अब ये जो हमारा नेक्स्ट डे होगा उसमें जितना भी हमने अभी पिछला पढ़ा है वो सभी को हमें रिवाइज करना है। रिवीजन इन द सेंस मतलब टीचर ने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं नोट्स में वो सभी हमको रिवाइज करने हैं, अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, अपने फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करके किसी एक पेपर पे लिख लेने हैं जिससे कि बाद में हमें रिवीजन के टाइम पे हेल्प हो। और बचे हुए 2 दिन उसमें हमें करनी है उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। मुझे पता है कि काफ़ी चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस उसके साथ साथ हो सकती हैं और होंगी भी और आप लोग करोगे भी, बट स्टिल एंडिंग के जो 2 दिन है उनमें आपके जो भी डाउट आए, यानी कि आपने मान लो आपने 100 क्वेश्चन करे, उन 100 क्वेश्चन में से 20 आपके डाउट है, तो वो 20 क्वेश्चन आपको इस टाइम पे करने हैं कि हाँ भाई वो मेरे 20 डाउट थे और उन्हें मैं अब दोबारा सोल्व करूंगा जिससे कि वो मेरी मेमोरी में फीड हो जाए। तो इस तरह से करके हमारे पूरे 14 डेज फिजिक्स के कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं केमिस्ट्री की तरफ। देखो केमिस्ट्री में
में भी हमने अभी काफ़ी चैप्टर्स किए थे। हमारा लास्ट चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें मैंने आपको पढ़ने के लिए तो दिन दिए थे बट क्वेश्चन प्रैक्टिस के नहीं दिए थे। तो ये जो हमारे 14 दिन है, इनमें से 2 दिन आपको केमिकल बॉन्डिंग के सभी क्वेश्चंस करने हैं। केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो पूरी इनऑर्गेनिक का बेस है। तो उस चीज़ को आपको स्ट्रॉन्ग करना है अच्छे से, आपको उसका हर तरह का, हर तरीके का सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर अभी फिजिक्स में भी था, अब केमिस्ट्री में भी आ चुका है। तो ये दोनों चैप्टर जब आप एक साथ करोगे ना, तो आपको खुद फील होगा कि ये तो बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि 80 to 90% चीज़ें उनमें सेम है। तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगेगा, बट स्टिल मैं उसके आपको 2 दिन देती हूँ, जिससे कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ रहा है इक्विलिब्रियम। अब देखो, इक्विलिब्रियम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है वो काफी इजी है, काफी सिली क्वेश्चंस उससे बन जाते हैं और काफी इजी पार्ट है, मतलब वो आप एक दिन में अच्छे से कवर कर सकते हैं। बट जो आयनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है वो काफी बड़ा चैप्टर है, उससे काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, उससे काफी ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, और उसमें इतने ज्यादा फॉर्मूला है, उसमें एक एक वर्ड को ध्यान रखना होता है कि हाँ भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और दोनों स्ट्रॉन्ग है या फिर दोनों वीक है, या फिर दोनों में से कौन वीक कौन स्ट्रॉन्ग है। इस तरह से करके मतलब काफी सारे उसमें कॉन्सेप्ट्स बनते हैं कि हाँ भाई, किसकी मोलैरिटी सेम है, किसकी वॉल्यूम सेम है, हम वॉल्यूम को ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। इस तरह से काफी डिफरेंस आता है उसमें क्वेश्चंस का। तो आयनिक इक्विलिब्रियम को देंगे हम टोटल 4 दिन, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और इससे क्वेश्चंस भी अच्छे बन जाते हैं कभी कभार। तो इस चीज के लिए हमें प्रिपेयर होकर चलना है पहले से। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मैं ऐसा प्रेफर करूंगी कि पंकज सर के 1 शॉट वीडियो है रिडॉक्स रिएक्शन पे, तो उसे आप देख सकते हो। उसमें सर ने मतलब सभी चीजें बता दी। वो वीडियो पता है 1 घंटे की भी नहीं है पूरी, और उसमें सर ने पता है सभी चीजें बता दी, ऑलमोस्ट सभी, यानी कि जिस भी तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सभी उसमें कवर्ड है। तो तुम उसे देख सकते हो। इवन सर ने उस लेक्चर में शायद PYQ वगैरह भी सोल्व करा रखे हैं सभी, तो आप उस वीडियो को देखना प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि वो अच्छी वीडियो है। और जब कोई चीज़ हम कम टाइम में अच्छे से कवर कर सकते हैं, तो हम उस चीज़ में क्यों ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। तो आप ऐसा, मतलब मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आप पंकज सर का इसमें 1 शॉट देख सकते हो। तो इसके लिए हम 1 दिन टोटल देंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है पी ब्लॉक का। अब पी ब्लॉक में देखो 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है ग्रुप 13 और 14, और फिर रिमेनिंग ग्रुप्स आते हैं क्लास 12 के पार्ट में। तो जो ग्रुप 13 और 14 है उसे मैं टोटल 2 दिन दूंगी। अब मे बी कुछ लोगों को लगे कि यार पी ब्लॉक को क्यों इतना कम टाइम दिया है, तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। लास्ट ईयर पी ब्लॉक से जो मैक्सिमम जो हार्ड पार्ट था ना, मतलब जिस वजह से बच्चा डरता था उस टाइम पे, मतलब मैं भी डरती थी कि अरे यार पी ब्लॉक चैप्टर है, कितना बड़ा चैप्टर, कितने सारे इसमें कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे मैं याद करूंगी। तो वो तब का टाइम था, तब इतना सारा सिलेबस जब लास्ट ईयर हटा पी ब्लॉक का, तो पी ब्लॉक में अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा है कि जिस वजह से हम उसे हार्ड बोल सकें। तो उस चैप्टर को आपको 2 दिन हम देते हैं, ग्रुप 13 और 14। अब क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, इवन ग्रुप 13 और 14 तो पहले भी इजी में कंसिडर करते थे। जो नाइट्रोजन फैमिली है उसे हम थोड़ा हार्ड समझते थे, और उसके आगे जो ऑक्सीजन फैमिली वगैरह है उनसे अच्छे क्वेश्चंस बनते थे। बट जब लास्ट ईयर सिलेबस से ही उन हार्ड पार्ट को हटा दिया, तो अब तो पी ब्लॉक मीडियम लेवल पे ही कंसिडर किया जाएगा या फिर इजी में। तो ग्रुप 13 और 14 के लिए आपको 2 दिन हम टोटल देते हैं। उसके साथ में आपको अभी ग्रुप 15 भी कवर करना है, जिसके लिए 1 दिन और आपको एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि ग्रुप 15 में यानी कि नाइट्रोजन फैमिली में अभी इतनी सारी चीज़ें नहीं है कि उसे भी ज़्यादा टाइम दिया जाए। मैक्सिमम चीज़ें उससे रिमूव कर दी गई हैं। अगर आप किसी भी अच्छे टीचर से, जिन्होंने वो रिमूव्ड पार्ट को नहीं पढ़ाया है, और वैसे भी आप पेपर NCERT बेस्ड आता है, तो आप किसी भी अच्छे टीचर को इसमें प्रेफर कर सकते हो। मतलब टीचर सभी अच्छे होते हैं, बट जिन्होंने लिमिटेड पढ़ाया हो, यानी कि जितना नीट में आता है सिर्फ उतना पढ़ाया हो, तो आप उन टीचर को अभी प्रेफर करना, और ग्रुप 15 को अभी पढ़ना। मुझे पता है ग्रुप 15 के लिए अभी कम टाइम है, बट आप एक बार जरूर उसे रीड करना, क्योंकि ग्रुप 15 को हम बाद में एक और बार फिर से टाइम देंगे, क्योंकि उसका रिविजन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चैप्टर आता है अब हमारा ऑर्गेनिक से हाइड्रोकार्बन। तो अब मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, ऑर्गेनिक हमें बिना GOC के स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। पहले हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर होनी चाहिए, और उसके बाद ऑर्गेनिक के चैप्टर उठाने का थोड़ा बेनिफिट होता है। तो हम अपनी GOC को पहले प्रेफर करेंगे, और उसे हम देंगे 3 दिन। GOC ईजी भी है और हार्ड भी है। GOC में मैं बताती हूँ क्या मेन डिफरेंस आता है। ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं जो कि SN1 SN2 सभी रिएक्शन मैकेनिज्म और जितने भी टाइप होते हैं वो सभी चीज़ें GOC में पढ़ते हैं। तो उनको क्या होता है, वो
जीओसी को तो पूरा टाइम देते हैं कि हाँ भाई 15-20 दिन तक उन्होंने जीओसी करी, बट बाद में जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स होते हैं वो एक एक दिन में क्लियर कर देते हैं। बट वहीं पे मैं इस तरह से, मतलब मैंने दूसरे तरह से पढ़ा था और उसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि हम जीओसी को नॉर्मल जीओसी की तरह पढ़ेंगे और फिर हर चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट आएगा हम उसे वहीं क्लियर करेंगे और हर एक चैप्टर को हम 2-3 दिन देके चलेंगे। तो पहली प्रायोरिटी अब हम जीओसी को देंगे और जीओसी को देने वाले हैं हम 3 दिन। इस तरह से टोटल हमने अपने 14 दिन अपने केमिस्ट्री के कर दिए हैं। अब ये है हमारा केमिस्ट्री का टोटल 14 डेज का चैलेंज। अब ये चैलेंज आपको पूरा करना है और आपको कोशिश करनी है कि आप अपना रिवीजन भी साथ के साथ थोड़ा बहुत करते रहें, क्योंकि अगर 1-2 दिन अगर आपको ज़्यादा लग जाते हैं कि रिवीजन करने की वजह से, तो उससे कोई इशू नहीं होगा। मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करती हूँ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दिन का गैप लेते हैं तो एक वो होता है कि हाँ भाई सिलेबस बहुत डिले कर दिया आपने कंप्लीट करने में, बट इतना टाइम इनफ है। अगर आप 1-2 दिन भी थोड़ा डिले होते हैं तो कोई बात नहीं, उसके बाद आप नेक्स्ट चैलेंज स्टार्ट करना। और रहा बायोलॉजी का पार्ट, तो बायोलॉजी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग से समझा दूंगी, क्योंकि अभी मैं भी हॉस्टल में रह रही हूँ और मेरे पास भी इतना टाइम अभी नहीं निकल पा रहा है। अब मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, मेरे को फीवर हो गया था, मेरे को कोल्ड हो गया और मतलब इतनी सारी दिक्कतें मेरे को एक साथ हो रही थी। फिर अभी मैंने मतलब सभी चीज़ों की मेडिसिन ली हैं 4-5, और अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। और फिर भी 14 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोगों को भी आगे के लिए गाइड करना बहुत ज़रूरी था, इस वजह से मैं फिलहाल वीडियो बना रही हूँ। तो बायोलॉजी का पार्ट मैं कल इवनिंग में या फिर परसों मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगी। इस पार्ट को मैं कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगी। और तो इस चीज़ के लिए बस बायोलॉजी का थोड़ा अभी देख लेना, आप अपना रिवीजन कर लेना कल आप अपने बायोलॉजी का, क्योंकि बायोलॉजी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी। तो आज की वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। और मेरे को आपसे 1-2 बातें और करनी थी टेलीग्राम से रिलेटेड और स्टडी विद मी सेशन से रिलेटेड, तो वो सभी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू एवरीवन।